तो मीनिंग क्लियर हो गई इसकी, ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। हाँ, समझ में आ गया दोनों को। हाँ मतलब ह्यूमन कैपिटल का स्किल्स मतलब का सिंपल ये है कि कितने डॉक्टर्स है एक कंट्री में, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने मतलब टीचर हैं, कितने प्रोफेशनल है, ये सारे लोग क्या हो जाते हैं स्किल। स्किल मतलब नॉलेज होना, कितनी नॉलेज है लोगों के पास। ठीक है, कि मतलब लोग ज्यादा अनपढ़ हैं उस कंट्री में या फिर ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, उस चीज को स्किल से कंपेयर करा जाएगा। ठीक है। हम्म। तो वही बता रहा था कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि एक कंट्री में कितने लोगों के पास स्किल और कितने लोगों के पास एक्सपर्टाइज है, वो सारी चीज क्या हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल हो जाएगी। और वही दूसरी चीज, दूसरा नंबर मतलब दूसरी डेफिनेशन बता रखी है कि ह्यूमन कैपिटल उस चीज को ही बोलते हैं कि एक कंट्री में जितने लोग वर्क मतलब जितने ही वर्कर हैं वो क्या है प्रोडक्शन के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखो सोर्स क्या क्या है जिससे हम ये पता करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल। अभी भी नहीं समझ में आया। मतलब यहाँ पे सिंपल ये चीज है, ये ऐसे देखो दूसरी वाली डेफिनेशन पढ़ो, सम टोटल ऑफ ऑल वर्कर्स इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। मतलब कि एक कंट्री में कितने लोग हैं जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जितने भी वर्कर प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलेंगे हम, ह्यूमन कैपिटल बोल देंगे। सिंपल ह्यूमन मतलब इंसान की बात हो रही है, एक पर्सन की। ठीक है। और कैपिटल मतलब क्या कहते हैं उस पर्सन का काम क्या है, मतलब वो क्या काम कर रहा है, और काम यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन करना। तो जितने भी लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उसे ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। अब आई बात समझ में। हम्म। तो इसमें देखो अब दे रखा है हमें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि एक कंट्री में ह्यूमन कैपिटल कैसा है। तो पहला है एक्सपेंडिचर और एजुकेशन, मतलब एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा तो उससे हमें पता चलेगा कि ह्यूमन कैपिटल कैसा है। तो return of expenditure here are very large as it ensure that an individual will strive to achieve a good living in his life। मतलब अगर एक पर्सन मतलब हम एक कंट्री में एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पर्सन एजुकेशन लेगा वो क्या होगा, इंश्योर करेगा अपने इंडिविजुअल को कि वो स्ट्राइव करेगा, अचीव करेगा किस चीज को, एक गुड लिविंग इन लाइफ। मतलब जितना ज्यादा, मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर एक पर्सन पढ़ा लिखा है तो वो क्या करेगा, अच्छी जॉब कर पाएगा, अच्छी जॉब करेगा, उसको अच्छी इनकम मिलेगी तो वो अपनी लाइफ को सेट कर सकता है। ठीक है। तो वही चीज है कि एक गुड लिविंग ऑफ लाइफ वो जिएगा। जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे किया जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, लोगों को बेनिफिट होगा, जो क्या कहते हैं अपना मतलब काम वाम करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है। जिससे उनको क्या होगा, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में हेल्प मिलेगी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन से। आई बात समझ में। उसका आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे कैसा खर्चा हो रहा है, इट मेक्स एन इंडिविजुअल एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एंड देयरफॉर ही एड्स टू द जीडीपी ऑफ अ नेशन। मतलब अगर हेल्थ पे खर्चा किया जाएगा तो जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उन पे वो बीमार कम होंगे, मतलब सिंपल हॉस्पिटल वगैरह ज्यादा बनवाए जाएंगे, और इन्हीं सारी चीजों पे खर्चा ज्यादा किया जाएगा, तो जिससे क्या होगा, एक पर्सन हेल्थी रहेगा, अब वो एफिशिएंट और प्रोडक्टिव रहेगा, मतलब अच्छे से अच्छा काम करेगा और अच्छी तरीके से वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्टिव करेगा, मतलब जितना भी वो काम कर सकता है तो वो सारा क्या अच्छे से करेगा, जिससे क्या होगा, जीडीपी में एडअप होगा, मतलब जीडीपी बढ़ती जाएगी और कंट्री को क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है। उसका आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, टू हेल्प वर्कर्स शार्पन देयर स्किल एंड बिकम स्पेशलाइज, इट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब मतलब कंपनी में कुछ नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, तो अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है तो वो तो काम नहीं कर पाएंगे ना, तो क्या करा जाएगा, तो जब नया सॉफ्टवेयर आएगा तो लोगों को क्या दी जाएगी, वहां के एम्प्लॉय को क्या करा जाएगा, उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाएगी, उस सॉफ्टवेयर को सिखाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, टू हेल्प वर्कर शार्पन देयर स्किल, जिससे क्या होगा, उनकी स्किल शार्प होंगी, मतलब स्किल बेटर होंगी, और वो क्या बनेंगे, स्पेशलाइज बनेंगे। मतलब वो पहले वो काम नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब वो क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, तो स्पेशलाइज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ गया। फिर आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट्स टू यूज ऑफ इनएक्टिव स्किल ऑफ पीपल, गेन्स ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या है, माइग्रेशन का मतलब सिंपल क्या होता है कि एक छोटे गांव से उठ के लोग क्या जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ज्यादातर माइग्रेशन मतलब सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं होता, माइग्रेशन का मतलब बहुत तरीके से हो जाता है, जैसे कि एक पर्सन एक जगह से उठ के कहीं और जा रहा हो, अब वो किसी भी तरीके से जा सकता है, जैसे कि स्टडीज के लिए जा रहा हो, और काम के लिए जा रहा हो, जॉब के लिए जा रहा हो। ठीक है। तो इस सब चीजों को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोला जाता है। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है, माइग्रेशन फैसिलिटेट द यूज ऑफ
इनएक्टिव स्किल ऑफ पीपल। ये क्या करता है, यूज करता है जो पीपल, जो लोगों में क्या होते हैं, इनएक्टिव स्किल होती है। मतलब लोगों के पास स्किल तो है लेकिन वो जहाँ पे पहले रह रहे हैं वहां उनका वो यूज नहीं कर पा रहे अच्छे से। ठीक है, तो जब वो शहर आएंगे तो उससे क्या होगा, उनको अच्छा यूज हो पाएगा, उनका मतलब अच्छे से वो यूज कर पाएंगे, अच्छे से वो काम कर पाएंगे उनसे। गेन्स ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो माइग्रेशन से होने वाला प्रॉफिट होगा, माइग्रेशन से होने वाला जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, माइग्रेशन की कॉस्ट से ज्यादा होगा। सिंपल मतलब कि एक पर्सन एक गांव से उठ के दूसरे शहर में जा रहा है काम करने के लिए, ठीक है, तो एक दो बार का खर्चा होगा उसको आने जाने का, थोड़ा बहुत खर्चा होगा वहां पे रहने का जब वहां पे जा रहा है। लेकिन जब उसके पास स्किल है, जब उसके पास नॉलेज है काम करने की, तो वो जाके वहां पे काम करेगा, तो वो जितना भी उसका खर्चा हो रहा है इससे दुगना तीन गुना वो ज्यादा कमाएगा, है ना। तो ये भी चीज बोल रहा है कि माइग्रेशन के जो गेन्स है वो क्या है, ज्यादा होते हैं माइग्रेशन की कॉस्ट से। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे, हाँ नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। मतलब इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो नॉलेज है वो अवेलेबल हो कहाँ से रही है, इसके लिए भी पैसे देने पड़ते होंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड करती है ये सारा डेटा प्रोवाइड करने की। अब ये डेटा आपसे किसी भी चीज का हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या कुछ कंट्री से रिलेटेड, किसी भी टाइप का जो हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन पे खर्चा किया जा रहा है उससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनकी पोटेंशियल बढ़ेगी। मतलब अब वो लोग किसी और पे डिपेंड नहीं रह से पाएंगे कि वो कुछ काम अगर उन्हें पूछना है किसी से, मतलब उन्हें कुछ नॉलेज लेनी है, तो वो किसी बंदे पे ना डिपेंड रह के वो क्या करेंगे, खुद अपने आप से वो चीज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पीपल, लोगों की पोटेंशियल बढ़ता है बात समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, इसको ये एग्जाम में आया भी था पिछली बार, तुम्हारे तुम्हारे क्वेश्चन में था, या फिर वो इधर क्या कहते हैं, इधर मुस्कान के पेपर में था, शायद किसी के पेपर में था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना। तो ये कहना चाह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या है। तो पहला है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। मतलब इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, तो पहला है कि जो मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ है उसके इमोशनल और मटेरियल इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए, मतलब ग्रोथ को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए। कैसे, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटीज स्किल्ड वर्कर्स इंक्रीज। मतलब क्या होगा कि जब लोगों के पास नॉलेज आएगी, लोगों के पास मतलब लोगों के पास नॉलेज होगी, या नॉलेज जो लोगों के पास मतलब स्किल है, तो उन सब चीजों से क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और ज्यादा काम करने के लिए। और जब मोटिवेट होंगे तो उससे क्या होगा, वो उनकी अपनी ग्रोथ होगी, साथ के साथ ही क्या होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी। तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड, मतलब क्या होगा कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड डेवलप होगा कि वो क्या चाहेंगे, कि वो भी क्या करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी स्किल्ड वर्कर इंक्रीज। जिससे क्या होगा कि जो सोसाइटी में स्किल्ड वर्कर है उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया ये पॉइंट। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो फिजिकल कैपिटल उसकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, देखो, आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस विच हेल्प्स टू फास्टन द पेस ऑफ ग्रोथ। मतलब पर कैपिटल, मतलब जितना ज्यादा पैसा लगाते जाएंगे उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। देखो, अगर आपके पास एक पर्सन है जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास कुछ स्किल नहीं है, और उसे काम करने के लिए बैठाया जाता है, तो वो तो काम कर ही नहीं पाएगा, भले ही आप उसे कितने ही पैसे दे दो, है ना, वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक पर्सन के पास नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, वो मतलब एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ है उसके पास, तो उस केस में अगर आप उस पर पैसा खर्च करोगे तो वो क्या करेगा, काम अच्छा ही करके देगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट पर यूनिट है कैपिटल का, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जितना हम पैसा लगाते जाएंगे उससे मिलने वाला हमें जो आउटपुट होगा वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। विच हेल्प्स टू फास्टन द पेस ऑफ ग्रोथ। जिससे क्या होगा कि ग्रोथ होगी, कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ होती जाएगी, और कंपनी की ग्रोथ होगी या उस पर्सन की ग्रोथ होगी, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ होगी। ठीक है, उसका आता है इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स का मतलब ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ इनोवेशन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा लोगों के पास नॉलेज होगी, जितनी ज्यादा स्किल होगी, जितनी ज्यादा एक्सपर्टाइज या एक्सपीरियंस होगा, उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन, एरिया ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नए नए इनोवेशंस आने की कोशिश होगी। ठीक है, नई नई चीजें बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे पहले पेटीएम नहीं था, ठीक है, लेकिन लोगों के पास नॉलेज आई तो उन्होंने पेटीएम लॉन्च करा।
फिर धीरे धीरे करके फोन पे आया, गूगल पे आया, और पता नहीं अब कितने सारे पेज हो चुके हैं, है ना, बहुत सारे ऐप हो चुके हैं। तो ये सब चीजें क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड भी सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि कोई पर्सन है जिससे बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि मतलब एक अपनी कंट्री में ऐसी मशीन लाने के लिए जिसपे क्या हो सके, ज्यादा खर्चा भी ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी किससे, ये सब होगा किससे, बेसिकली ये सब नॉलेज से होगा, इनोवेटिव स्किल से होगा, कि लोगों के पास अगर स्किल अच्छी होंगी तो उनसे ये सारी चीजें होंगी। आई बात समझ में? हम्म। हाँ। पेटीएम पे आपका अगर नाम, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपका ही नाम शो होगा ना। हाँ। अच्छा, तो उस पे क्या क्या अंदर सिम के नाम से कुछ नहीं होता। आप जब पेटीएम बनाते हो ना, तो उस टाइम पे जो नाम डालोगे ना वही आपका शो करेगा। अगर जैसे केवाईसी हो रखी होगी आपके पेटीएम में, तो नाम चेंज नहीं होगा अब। ठीक है, लेकिन अगर केवाईसी नहीं है तो नाम चेंज हो जाएगा। आप एक काम करना, राइट से स्वाइप करना, वहां पे आपका क्या होगा, ऊपर प्रोफाइल शो हो जाएगी, जिसके नाम से भी प्रोफाइल होगी वो शो हो जाएगी। आप वहां पे क्लिक करना, फिर उसमें चेंज का ऑप्शन आएगा। अगर जैसे कि केवाईसी हो रखी होगी तो वहां पे ब्लू टिक आ रखा होगा, तो फिर आपका नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर केवाईसी नहीं होगी तो आप नाम चेंज कर सकते हो वहां से। हम्म। रोहित है नहीं क्या, रोहित? अच्छा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे पास, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, इंड्यूसिंग ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट थ्रू इनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटीज एट लेबर फोर्स। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा क्या कहते हैं, इन लोगों के पास स्किल और नॉलेज आती जाएगी, उससे क्या होगा, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होगा, इनहांसिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स। और बेसिकली जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो लोग काम करने आएंगे उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा उनको काम देंगे वो उतना अच्छे से काम करके देंगे, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, तो उनको अच्छे से पैसे वगैरह देके वो अपना काम वगैरह अच्छे से करवाते रहेंगे। आगे बात समझ में? अब ला ये टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर ला, प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यूरिंग प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। एक काम करा करो रोहित, तुम ना ये सारी चीजें जो मैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट बोलता रहता हूँ ना, इस सबको एक पेज पे लिख लिया करो, क्योंकि जब मैं तुम्हें नोट्स भेज दिया करूंगा फिर उसमें तुम टिक कर लिया करना। ठीक है, या फिर जब फिजिकल नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे या फोटोकॉपी जब मिल जाएगी तो उस टाइम तुम इसे टिक कर लेना, बार बार तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा फिर उस टाइम पे। ठीक है। हाँ, इसे ना लिखते रह करो साथ के साथ में, जो चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस बाकी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लिया करो। ठीक है। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको, टॉपिक को लिख लिया करो, चैप्टर वाइज टॉपिक लिखते जाओ। और जब नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें फिजिकल फॉर्म में, जब मैं फोटोकॉपी की दुकान वगैरह खुलेगी तब मैं निकलवा के दे दूंगा, तब उस टाइम पे तुम क्या करना, मार्क कर लेना ये सारी चीजें। आगे बस समझ में? तो अब देखो इसमें पहली प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन कैपिटल। तुम्हें ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन तो सर में आ गई। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कितने लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे पहली प्रॉब्लम आती है, पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एज पर हेड फैसिलिटी इज रिड्यूस। मतलब जैसे जैसे क्या हो रही है, आपकी मतलब कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना, जॉब तो लिमिटेड है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं काम करने वाले, तो जिससे क्या हो रहा है, जो बेटर चीज मिल सकती थी एक पर्सन को, वो अब उसको ठीक से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मतलब ऐसे मान के चलो कि एक पर्सन को पहले वो 20,000 की सैलरी वो ले सकता था, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो उसकी जगह पे 20,000 के बदले में अब 2% रखने पड़ रहे हैं 10-10 हजार पे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है हर पर्सन पे, कि एक ह्यूमन पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा बैडली अफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से, और किसकी वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। और ये हो क्यों रहा है, एज पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज रिड्यूस की। पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है, कि एक पर्सन को जो फैसिलिटी मिल रही है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, मतलब पहले क्या कहते हैं, जॉब्स बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो जो पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो लोगों को काम भी ज्यादा चाहिए, है ना।
तो अब जॉब्स तो उतनी ही है और धीरे धीरे जॉब्स कम भी हो रही होती जा रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, लोगों को जॉब्स भी नहीं मिल पा रही है। आज की जो सिचुएशन है वही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है? Migration of people born, educated, and trained in domestic country to developed countries called brain drain. It slows down the process of human capital formation. Brain drain का मतलब क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट नासा में, मतलब अमेरिका में जाके जॉब करते हैं, मतलब यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, वही चीज बता रखी है कि लोग बॉर्न यहाँ हो रहे हैं, पैदा यहाँ हो रहे हैं, एजुकेटेड भी यहाँ हो रहे हैं, ट्रेन भी यहीं पर हो रहे हैं, डोमेस्टिक कंट्री मतलब अपनी इंडियन कंट्री के मान के चलते हैं। ठीक है। लेकिन वो हो जा कहाँ रहे हैं? डेवलप कंट्रीज में, मतलब दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में है, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके इनको क्या कहते हैं, यहाँ पर आके वो मतलब यहीं पे एजुकेशन ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब उन्हें जॉब का नंबर आता है तो वे जॉब यहाँ ना करके वो क्या करते हैं, बाहर कंट्री में चले जाते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। ठीक है। हम्म। तो ब्रेन ड्रेन की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ के तो लोगों में दिक्कत, यहाँ पे तो क्या देखो, बाहर वो जाके जॉब करने लगे तो बाहर की कंट्री को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जब वो यहाँ जॉब नहीं कर रहे, यहाँ फायदा नहीं, तो यहाँ पे कंट्री को तो नुकसान हो रहा है ना। तो ये चीज बोल रखी है कि ये क्या करता है, इस प्रोसेस को, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस को क्या करने लगता है, वो स्लो कर देता है। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट शोज द वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड स्किल। मतलब डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि अब आज के टाइम पे हर पर्सन ग्रेजुएट है, ठीक है, लेकिन हर ग्रेजुएट पर्सन के पास जॉब नहीं है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट क्या दिखाता है? वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड स्किल, की उस पर्सन ने मैन पावर मतलब उसने मेहनत कर रखी है अच्छी खासी, उसके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। तो ये क्या हो जाती है? डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग में आ जाएगा ये। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइम मतलब एग्रीकल्चर इन इंडिया रिमेन्स नेग्लेक्टेड इन प्रोफेशनल स्किल्स एज कन्वेंशनल विजडम इज डोमिनेट। मतलब यहाँ पे क्या है कि इंडिया में एग्रीकल्चर तो सबसे ज्यादा है, मतलब 70% पॉपुलेशन आज भी इंडिया की एग्रीकल्चर पे ही जी रही है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर को बहुत ही मतलब एक तरह से नीचा माना जाता है, मतलब बहुत लो लेवल की एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी सिर्फ इतना ही खर्चा करती है कि लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फसल वगैरह उगा सके। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में लोगों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। जब लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो उनके पास स्किल नहीं आएगी अच्छी, जिससे वो अपना प्रोडक्शन वगैरह या खेती वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली जिससे क्या होगा, कन्वेंशनल विजडम भी क्या होता है, डोमिनेट, मतलब जो पुराने टाइम से जो मतलब सोच चली आ रही है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है उस पर, कि एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे एग्रीकल्चर को बहुत ही लो लेवल पे माना जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन सब चीजों पे दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स आर नॉट अप टू मार्क एंड देयरफॉर द कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट इज हिंडर्ड। एकेडमिक स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जैसे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह में जिस लेवल के एग्जाम वगैरह होते हैं वो इतने हाई लेवल के एग्जाम नहीं है कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटेटिवनेस कर सके, मतलब बाहर के स्टूडेंट के साथ वो कंपटीशन कर सके। ठीक है। कि मान के चलो एक पर्सन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के बाहर कंट्री में जॉब करने गया, और एक पर्सन बाहर की कंट्री का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, पढ़ा दोनों ने सेम ही है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसके पास नॉलेज ज्यादा होगी। ठीक है। भले ही वो दोनों एक ही चीज पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया का जो पर्सन है उसको थोड़ा डोमिनेट माना जाएगा, मतलब उसको थोड़ा नीचा माना जाएगा, क्योंकि उसके पास लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो अभी हमने ऊपर देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें देखो बहुत सारी चीजें दिखाई थी। एक दिखाया था हमारा एजुकेशन पे, एक दिखाया था हेल्थ पे, एक दिखाया था माइग्रेशन। इन सारी चीजों से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे या ह्यूमन कैपिटल पे कैसे फर्क पड़ता है। तो वही चीज बता रहा है एजुकेशन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक एलिमेंट क्या है? एजुकेशन। कैसे? एजुकेशन इज अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल लर्न, गेट्स ट्रेनिंग एंड improve एंड डेवलप हिज स्किल्स थ्रू नॉलेज। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब है वो प्रोसेस जहाँ पे एक पर्सन क्या करता है, लर्न करता है, सीखता है, ट्रेनिंग लेता है, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है और डेवलप करता है, किसके थ्रू? नॉलेज के थ्रू।
ठीक है, तो एजुकेशन की मीनिंग समझ में आगे क्या होती है। तो एजुकेशन की मीनिंग बेसिकली यही होती है कि अगर आपसे कोई पूछे एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है, तो एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है कि एक पर्सन क्या करता है, वो सीखता है, ट्रेनिंग लेता है और इम्प्रूव करता है अपनी स्किल्स को, और अपनी स्किल को डेवलप करता है किसके थ्रू, नॉलेज के थ्रू। ठीक है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी क्या कर रहे हो, स्किल्स बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मतलब अब आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाती है, एजुकेशन हो जाती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, एंड नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, क्या इंपॉर्टेंस है एक कंट्री में। और दूसरी चीज बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्यों इंटरवेंशन करती है, गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ रही है एजुकेशन और हेल्थ में इंटरफेयर करने की। ठीक है, तो वो देखो क्या बता रहा है, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके ऊपर ना केस स्टडी क्वेश्चन बन जाता है आपका, कि आपसे पूछेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या मतलब, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतना इतना खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है किस चीज पे, एजुकेशन पे खर्चा कर रही है और हेल्थ पे खर्चा कर रही है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं इस पे केस स्टडी बना के। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये क्यों होता है। तो देखो, इट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी। अब एक पर्सन को क्या है, नॉलेज है, उसे पता है कि मतलब जब एक पर्सन है जो पढ़ा लिखा है तो उसे पता है कि कंट्री में क्या हो रहा है। ठीक है, उससे पता है कंट्री में क्या हो रहा है, जॉब कहाँ पर है, जॉब कहाँ पर नहीं है, जॉब अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, उसे अपने राइट्स पता चलेंगे इन सब चीजों से, एजुकेशन के बाद उसे अपने राइट पता चलेंगे। तो इससे क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पता चलता है। इससे एक पता चलता है क्या, कि एक पर्सन क्या है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। और क्या होता है, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, अब वही चीज देखो, अगर एक पर्सन अनपढ़ है, उसे यही नहीं पता होगा कि उसके राइट्स क्या क्या है। ठीक है, और एक वही पर्सन है जो पढ़ा लिखा है, उसे भले ही ना पता हो लेकिन वो उसे आइडिया तो होगा ना उसकी क्या क्या राइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है एक पर्सन पढ़ लिख के। दूसरा होता है एक्सपेंड्स द मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल एंड प्रमोट कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये लोगों की सोच बढ़ाता है, एजुकेशन से क्या होती है, लोगों की सोच बढ़ती है। एंड प्रमोट कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, और क्या करता है, जो लोगों के जो स्टैंडर्ड्स है उसको और ज्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर एजुकेशन नहीं है तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि एक स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है। ठीक है, हमें ये दूसरे स्टेट के कल्चर के बारे में नहीं पता चलेगा, और ये पता कैसे चलेगा, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हम उसके बारे में देखेंगे सीखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा दूसरे कल्चर के बारे में। लेकिन आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपको दूसरे के स्टैंडर्ड के कल्चर के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेट पार्टिसिपेशन इनेबल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एक पर्सन है, जैसे कि एक जो पढ़ा लिखा पर्सन है, उसे पता है कि जब वो टैक्स भरेगा तो सारा पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पैसे को यूज करेगी, और जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और वही एक पर्सन है जो अनपढ़ है, जिससे पढ़ा लिखा नॉलेज नहीं है कि उसको टैक्स भी भरना होता है, कि उसकी इतनी इनकम पे टैक्स जाएगा नहीं जाएगा, तो उसे पता क्या चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई चीज होती भी है नहीं होती है। ठीक है, तो वो तो सीधा ब्लेम करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो लेकिन ये चीज नहीं होती, एक पढ़े लिखे आदमी को पता होता है कि हाँ गवर्नमेंट की इनकम आती कहाँ से है, जब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। और टैक्स कैसे मिलता है, जब मैं इनकम कमाऊंगा तो मेरी इनकम पे टैक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेट पार्टिसिपेशन होता है किस चीज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, कि पढ़ा लिखा पर्सन ज्यादा पार्टिसिपेशन करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी एज बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है। गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों में क्या होती है, बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए और फिक्स एक्सपेंडिचर चाहिए, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए इसमें लगाने के लिए, और जो कि एक आम आदमी नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे लगाएगा कौन, ये सारा पैसा गवर्नमेंट लगाती है। फोर पीपल ऑफ द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर बोथ एंड देयरफॉर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स बिकम्स नेसेसिटी। मतलब एक पर्सन है, अगर उसे एजुकेशन लेनी है या क्या कहते हैं हेल्थ में जाना, मतलब हॉस्पिटल में कुछ हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें के लिए अगर बहुत ज्यादा महंगा है, ये सब दोनों चीजें एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें महंगी हैं, तो एक पर्सन अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा उसे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को आना ही पड़ता है, कि गवर्नमेंट देखती है यहाँ पे कि कितनी चीजें महंगी है, कितनी चीजें सस्ती, मतलब एजुकेशन सस्ती है या महंगी है। अगर ज्यादा महंगी है तो वो उसको सस्ता करवाती है, या फिर अपने वो अपने स्कूल वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह करवाती है, जहाँ पर लोगों को फ्री में या फिर एक रीजनेबल प्राइस पे एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज दी जाती है। तो इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट का आना जरूरी है यहाँ पे। आगे बात समझ में।
समझ में आ गया दोनों को? क्या ये थोड़ा सा क्या समझ में आया इसमें? कौन सा वाला? ये गवर्नमेंट वाला मतलब बेसिकली ये है कि एजुकेशन और हेल्थ में क्या होता है, ये मतलब पैसा बहुत सारा चाहिए, ठीक है। अब एक पर्सन है, जैसे कि मान के चल तू ही है। तू क्या चाहता है, ये कहते हैं एजुकेशन स्कूल खोलना चाहता है, लेकिन तेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना स्कूल खोलने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। या फिर हॉस्पिटल खोलना चाहता है, तो हॉस्पिटल खोल के स्कूल खोल के तो सिर्फ बिल्डिंग तो खड़ी नहीं कर सकता ना। बिल्डिंग खड़ी करने के बाद तेरे को उसमें टीचर वगैरह लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर वगैरह लगाने पड़ेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फर्नीचर वगैरह। और क्या आप दूसरी चीज हॉस्पिटल में मशीन। हाँ, हॉस्पिटल में क्या चाहिए, मशीनें वगैरह चाहिए, अलग अलग टाइप के स्कैन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मशीनें चाहिए, है ना। तो इन सब चीज में क्या है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो एक नॉर्मल पर्सन इन चीजों को नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये सारे खर्चे कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन यहाँ जरूरी हो जाता है एजुकेशन और हेल्थ के लिए। पहली बात समझ में आ गई? क्योंकि इन चीजों में पैसा बहुत चाहिए। उसके बाद बोल रहा है, फोर पीपल ऑफ कंट्री कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर बोथ एंड देयरफॉर। अब दूसरी चीज मान के चलते हैं कि कंट्री में, मान के चलते हैं कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सारे प्राइवेट है। तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे, वो तो बहुत महंगा प्राइस चार्ज करेंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, हैवी है ना। वो एक एक टेस्ट के दो दो तीन तीन हजार रुपए चार्ज करेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो गरीब है, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना या फिर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो तो पीछे रह जाएगा ना, लेवल मतलब लाइफ पे पीछे रह जाएगा। और अभी हमने देखा एजुकेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन सब चीजों को करने के लिए क्या होती है, गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ठीक है वो चलते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा सा इन पे कंट्रोल बना के रखती है इन दोनों चीजों पे, और साथ के साथ में अपने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी वो खोल देती है, जिससे एक गरीब आदमी क्या कर सकता है, जो चीज अफोर्ड नहीं कर पाता, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, इन चीजों को यूज कर सकते हैं, एजुकेशन और हेल्थ को। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, मतलब एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ कैसी है इंडिया में। तो पहला आता है एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन का मतलब कि देखो क्या बता रखा है, द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन facilitating elementary education increase 5 times and so did the enrollment of student increase tenfold। जनरल एजुकेशन का मतलब क्या है, एलिमेंट्री स्कूल, जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं उसे एलिमेंट्री स्कूल बोला जाता है, ठीक है। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मतलब क्या सकते हो, जो स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे, स्कूल जो है वो क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, किस चीज के लिए, एलिमेंट्री स्कूल के लिए। मतलब तुमने देखा होगा हर गली में एक प्राइवेट स्कूल मिल जाता है ना। ज्यादातर प्राइवेट जो सॉरी प्राइवेट स्कूल कह रहा हूँ, जो छोटे बच्चों वाले एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, एलकेजी यूकेजी वाले जो स्कूल होते हैं, वो ज्यादातर हर गली में एक आध स्कूल दिख ही जाता है तुम्हें, है ना। तो वो वाले स्कूल क्या हो गया, 5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। सो डिड द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज एंड टेनफोल्ड। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं वो भी क्या हो गया, 10 गुना बढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? मतलब जो पहले मतलब क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट्री स्कूल होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। प्लस में जो क्या कहते हैं, जिनके पेरेंट्स काम करते हैं, अब उनके बच्चे हैं तो वो काम पे तो लेके नहीं जा सकते ना, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को इन स्कूल्स में डाल देते हैं। और वो स्कूल वाले भी क्या करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं और साथ के साथ में उन्हें पढ़ाते लिखाते भी है। तो जिससे क्या होता है, फायदा फायदा ही होता है पेरेंट्स को भी। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये क्या हो रही है, और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है तृप्ति, है नहीं क्या, आवाज आ रही है तृप्ति? ठीक है। फिर आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल इंक्रीज, कि प्राइमरी स्कूल्स जो हैं और जो मिडिल स्कूल है वो भी क्या होने लगे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। द मेजर कॉज ऑफ एजुकेशन बैकवर्डनेस इज ह्यूज है। ये HUGH करना है इसको, ये UGH लिखा है ना, इस पे HUGH लिखना। सोशो इकोनॉमिकल पॉवर्टी, मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो, पहले तो एलिमेंट्री स्कूल बढ़ गए, फिर अब एलिमेंट्री स्कूल आ गया, तो बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल तक ही छोड़ नहीं सकते ना। तो एलिमेंट्री स्कूल के आगे भी तो उन्होंने पढ़ाना है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी आ जाएंगे। प्राइमरी और मिडिल मिडिल स्कूल का मतलब आप 8th क्लास तक के स्कूल समझो, ठीक है। मिडिल क्लास के जो मिडिल स्कूल है उसको क्या बोलते हैं, 8th क्लास तक के स्कूल बोला जाता है। प्राइमरी स्कूल 5th क्लास तक, और मिडिल स्कूल 8th क्लास तक, ठीक है। प्राइमरी हमारा हो जाएगा 5th क्लास तक। चलो मैं इसे बाहर ही लिखने ला, ये लिखा है ना, बैकवर्डनेस इज ह्यूज। ये सिर्फ UGH लिखा हुआ है यहाँ पर, तो HUGH लिखो इसको, ठीक है। तो यहाँ
ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है वो भी क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, मतलब जो एजुकेशन में इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस है, इतना पिछड़ापन है, वो किस वजह से था? ह्यूज सोशो इकोनॉमिकल पॉवर्टी। सोशो इकोनॉमिक पॉवर्टी का मतलब क्या है कि लोगों में, मतलब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, मतलब बहुत टाइम से ये चलता आ रहा है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर पाए लोगों को। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर एजुकेशन वगैरह भी है लोगों के पास, मतलब सॉरी, एजुकेशन कह रहा हूँ, मनी वगैरह भी है प्रोवाइड एजुकेशन दिलवाने के लिए, लेकिन वो तब भी क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वो सोचते हैं कि क्या करेंगे स्कूल जाके, वो अपना कोई काम वगैरह करें जिससे क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है, तो इस वजह से भी एजुकेशन बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है। लेकिन अब तो हजार हर जगह पे स्कूल वगैरह पे ध्यान दिया जाता है, और हर बच्चा ज्यादातर स्कूल जाता ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन। सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन का मतलब आप कह सकते हो 10th एंड 12th। 10th 12th के जो स्कूल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सीनियर एंड सेकेंडरी या सीनियर एजुकेशन। तो नवोदय विद्यालय, इस चीज को मार्क करना, नवोदय विद्यालय को, नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश्ड, नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश्ड टू गिवन modern education to talented students belonging to rural areas and also provide boarding facilities। ठीक है, नवोदय विद्यालय का मतलब आप ऐसे समझो कि एक तरह से ये ना स्कॉलरशिप वाले स्कूल है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को, जो क्या होते हैं रूरल एरियाज में, मतलब जो गरीब, मतलब जो ग्रामीण वगैरह कह सकते हैं, जो गाँव के बच्चे होते हैं। अगर वो मतलब बेसिकली यहाँ पे उनको एक क्राइटेरिया होता है, टेस्ट वगैरह लिया जाता है, उनको चेक किया जाता है कि ये बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं है, मतलब देखा जाएगा कि बच्चे में टैलेंट है या नहीं है। अगर टैलेंट है तो उसको क्या करा जाता है, नवोदय विद्यालय में डाला जाता है। और कैसे डाला जाता है, वो उनको पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, वो भी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, साथ में बोर्डिंग फैसिलिटी। बोर्डिंग फैसिलिटी मतलब उन्हें हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब वो गांव का बच्चा है, वो बार बार गाँव से शहर तो डेली तो नहीं आएगा ना, और गाँव में उसकी पढ़ाई हो भी नहीं पाएगी ठीक से, क्योंकि गाँव में लाइट वगैरह का भी इशू रहता है। तो उसको बोर्डिंग फैसिलिटी दी जाती है, मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है, तो वहां पे जाके वो बच्चा आराम से पढ़ सकता है। वो भी किसके लिए, जो सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, आगे देखो लिखा है, केंद्रीय विद्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन स्टैब्लिश टू बेनिफिट द चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज। केंद्रीय विद्यालय जो है, सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय जो है वो कौन स्टैब्लिश करा है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है केंद्रीय विद्यालय को। और इसका बेसिकली स्टैब्लिश क्यों किया था, ये ज्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या होते हैं, जिनके मतलब पेरेंट्स का बार बार ट्रांसफर होता रहता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो आर्मी वगैरह वाले जो होते हैं, इनका क्या होता है, बार बार ट्रांसफर होता रहता है ना। तो अब पूरी फैमिली के साथ ही ट्रांसफर होगा इनका, मतलब अगर एक एम्प्लॉय है वो जा रहा है दूसरे स्टेट में, जा रहा है काम करने के लिए, तो अब उसका कुछ पता नहीं है ना, वो कब तक लौटे कब तक ना लौटे, है ना। तो इसलिए वो फैमिली को भी साथ लेके जाता है, और जब फैमिली को साथ लेके जाएगा तो सिंपल सी बात है, उसके बच्चे हैं तो वो तो स्कूल में डाल रही है। तो जो केंद्रीय विद्यालय है बेसिकली इसीलिए बनाया गया है, ताकि जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय है इनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कि एक मान के चलो यूके का, मतलब उत्तराखंड का एक, आपके मान के चलो एक उत्तराखंड का केंद्रीय विद्यालय जहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको 8th क्लास में पढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन उसके फादर को मतलब ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली में, तो दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में उसको एडमिशन मिल जाएगा 8th क्लास में ही, या फिर हो सकता है 8th के ऊपर क्लास में भी उसको एडमिशन मिल जाए, अगर वो 8th से पास होने वाला होगा तो। आई बात समझ में? और ये किसी भी मतलब पूरे साल में कभी भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन देखी, और उसके बाद प्राइमरी एंड मिडिल क्लास एजुकेशन देखी, सेकेंडरी एंड सीनियर एजुकेशन भी देख ली। अब हमारे पास कौन सा आ रहा है, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेट एंड गाइड्स हायर एजुकेशन इंडिया। मतलब बेसिकली जो कॉलेज वगैरह की जो एजुकेशन होती है ना, वो होती है हायर एजुकेशन, और इसको कौन रेगुलेट करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसको अंडरलाइन कर लेना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेट करता है और गाइड करता है हायर एजुकेशन को, किस कहाँ, इंडिया में। सेवरल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैव बीन सेट अप इन द कंट्री। इसकी हेल्प से क्या होता है कि बहुत सारे इसी मतलब इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या हो चुकी है, सेटअप हो चुकी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है हमारे पास वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब क्या, वोकेशनल कोर्सेज हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, मेडिसिन एंड हेल्थ, इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। दीज कोर्सेज प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल वर्क इन लाइफ। मतलब कि यहाँ पे ये है कि मतलब मान के चलो कोई एक कोई पर्सन है जो ठीक, मतलब कोई स्टूडेंट है जो ठीक से पढ़ नहीं पाता,
मतलब पैसों की वजह से या किसी और की वजह से वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वोकेशनल कोर्सेज जो किस चीज में कराए जाते हैं, एग्रीकल्चर में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेड कॉमर्स में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मेडिसिन हेल्थ में ट्रेनिंग दी जाती है, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन सब चीजों से रिलेटेड क्या दी जाती है, उनको ट्रेनिंग नॉलेज दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उनको प्रैक्टिकल वर्क में उनको एक्सपीरियंस हो जाता है और जिससे वो उनको जॉब वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है। आई बात समझ में? फिर आता है हमारे पास रूरल एजुकेशन एंड अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन एंड अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन का मतलब क्या है कि रूरल एजुकेशन मतलब जो गांव में होने वाली एजुकेशन है उसकी बात हो रही है। एंड अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, अडल्ट मतलब वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब एडल्ट वाले, और फीमेल एजुकेशन और फीमेल कितनी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो चीज। तो चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट मतलब एस सीज एंड शेड्यूल ट्राइब्स मतलब एस टी, जो एस सी एस टीज होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन इन ऑल स्टेट्स। तो जो एस सी और एस टीज के जो बच्चे होते हैं उनको पूरे कंट्री में सारे स्टेट्स में उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल इंश्योर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन रूरल एरिया। इस चीज को मार्क कर लेना, नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल। 1 मार्क्स में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्री में रूरल एरियाज में कौन है जो क्या करते हैं, एजुकेशन को एक्सपेंड करता है रूरल एरियाज में, तो कौन करता है, नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, जो क्या इंश्योर करता है रूरल एरियाज में एजुकेशन को एक्सपेंशन करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एजुकेशन टू यूथ ऑफ एज ग्रुप 15 टू 25 ईयर एंड टेक्निकल एजुकेशन टू वुमेन। मतलब मीनिंगफुल एजुकेशन का मतलब क्या है कि ऐसी एजुकेशन जिससे मतलब एक पर्सन को क्या मिल सके, जॉब वगैरह मिल सके, वो अपना पढ़ लिख सके, जॉब वगैरह मिल सके। किसके एज में, 15 से 25 साल की एज तक के बच्चों को क्या करा जाता है, मीनिंगफुल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। एंड टेक्निकल एजुकेशन टू वुमेन, और टेक्निकल एजुकेशन क्या करी जाती है, वुमेन्स को। टेक्निकल एजुकेशन का मतलब क्या है, जैसे कि विमेंस को सिलाई करना सिखाया जा रहा है, कढ़ाई करना सिखाया जा रहा है, बुनाई करना सिखाया जा रहा है, या ऐसे ही कोई और काम है जो सिखाए जाते हैं उनको, जिससे क्या कर सके वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या कर सके, पूरी कर सके इस सब कामों से। ठीक है, आगे बोल रखा है वुमेन एजुकेशन काउंसिल टू प्रमोट एजुकेशन वुमेन। हमें इस चीज को भी मार्क करना, अंडरलाइन करना इस चीज को कि वुमेन एजुकेशन को कौन प्रमोट करता है। ठीक है, कौन करता है, वुमेन एजुकेशन काउंसिल टू प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्निकल मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। टेक्निकल मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, न्यू रिसर्च सेंटर सेटअप इन द कंट्री लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप्स टू इंश्योर अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब हर जितने भी सेक्टर इंडिया में है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इन सब से रिलेटेड क्या करा गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी जिसे कहा जाता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इनसे अवेयरनेस फैलाई जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ मिल सके लोगों को। ठीक है, इसलिए ये बनाई गई है। नेक्स्ट आता है टोटल लिटरेसी कैंपेन, नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM। इसको, इस पूरे पॉइंट को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 8th पॉइंट को। क्यों, देखो इसमें बताता हूँ। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च टू इंश्योर दैट देयर इज टोटल लिटरेसी इन द कंट्री एंड इट वाज रीमॉडल्ड टू साक्षर भारत दैट फोकस मेनली अपॉन फीमेल एजुकेशन कवरिंग ऑल दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव। मतलब पहले क्या था, नेशनल लिटरेसी मिशन था जो किस लिए लॉन्च किया गया था, ताकि वो इंश्योर कर सके कंट्री में सबको क्या हो जाए, लिटरेट हो जाए, मतलब वो क्या हो सके, उनको एजुकेशन मिल सके। एंड इट वॉज रीमॉडल टू साक्षर भारत, और फिर उनको क्या कर दिया गया, दोबारा से चेंज कर दिया गया किसमें, साक्षर भारत में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नेशनल लिटरेसी मिशन को किस प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया था, तो किस प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया था, साक्षर भारत में। दैट फोकस मेनली अपॉन फीमेल एजुकेशन, और जिसका मेन फोकस क्या था, फीमेल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस था। जो किसके मतलब कौन सी एज ग्रुप की फीमेल्स पे, 15 साल और उसके ऊपर की फीमेल जो थी, उन सब की एजुकेशन पे ज्यादा फोकस था, किसका, साक्षर भारत का। और साक्षर भारत आया कहाँ से था, नेशनल लिटरेसी मिशन से आया था। समझ में आ गया? हम्म, खत्म होने वाला।
खत्म होने वाला है भाई, बस खत्म होने वाला है, दिख रहा है मेरे को, लग रहा है हालत डाउन हो गई तेरी। देख सेकंड पेज ये है, थर्ड खत्म, थर्ड पेज, ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर खत्म हो जाएगा अब। हम्म। नेक्स्ट आता है व्हाई इज एजुकेशन अ चैलेंजिंग प्रपोर्शन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन इतना चैलेंजिंग क्यों है इंडिया में। मतलब इंडिया में अगर एजुकेशन किसी को प्रोवाइड करनी है तो इतना चैलेंजिंग क्यों है। मतलब जैसे कि गांव वगैरह में आप बोलो कि इसे पढ़ाया लिखाया करो तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, वो बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ा रहे, मतलब बहुत सारे रीजन आ जाते हैं, है ना। तो आज भी आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा इलिटरेसी रेट है, ठीक है। तो वो सब क्यों है, तो इस चीज की बात हो रही है। तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो अनपढ़ लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा नंबर है इंडिया में। Around 36 crore people in India are illiterate, making India a country with largest number of illiterates। ठीक है, इंडिया में कितने लोग इलिटरेट है, मतलब कितने लोग अनपढ़ है, 36 करोड़। जो क्या बनाता है इंडिया को एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट बनाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा इलिटरेट पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी सबसे ज्यादा जो इलिटरेट कंट्री हैं उसमें इंडिया का भी नाम आता है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, मान के चलो 10 कंट्री है तो 10 कंट्री में इंडिया भी आता है। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। फिर आता है इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन। इनएडिक्वेट वोकलाइजेशन का मतलब क्या है, डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन इज द मेन रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है कि आजकल जो जॉब, मतलब जो एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करी जाती है वो इसलिए प्रोवाइड करी जाती है कि बेसिकली लोगों को डिग्री मिल जाए। ठीक है, लोग ग्रेजुएशन क्यों करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको डिग्री मिल जाती है। तो जो डिग्री है वो उसका वही मेन रीजन है। डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन इज द मेन रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, की जो डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन है, बस यही एक मेन रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि लोग डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनके बाद उससे जॉब नहीं मिलती उस चीज से। ठीक है, फिर आता है एजुकेशन लार्जली इज डेफिशिएंट ऑफ क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू अ सर्टेन प्रोफेशन इम्पार्टिंग टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। तो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन लार्जली इज डेफिशिएंट ऑफ क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू सर्टेन प्रोफेशन इम्पार्टिंग टेक्निकल प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब एजुकेशन जो है वो बेसिकली ऐसी है, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। ठीक है, आप खुद देखो, आपने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास में आप आ चुके हो और आप तक आज तक आपने जो भी पढ़ा है वो सब थियोरेटिकली पढ़ते गए हो, है ना। कुछ भी आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा। प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल की बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकल का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आपने जो पढ़ा है उसे रियल लाइफ में अप्लाई करा है नहीं करा कभी। ठीक है, उस चीज की बात है। तो आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं करा होगा। तो जो एजुकेशन है वो क्या है, उसमें डेफिशिएंट है, मतलब उसमें कमी है किस चीज की, ऐसी क्वालिफिकेशंस की जिस जो किससे रिलेटेड है, सर्टेन प्रोफेशन इम्पार्टिंग टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह, इन सब चीजों से आपके मतलब यहाँ पे कंट्री में कोई भी एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड नहीं करी जाती। बेसिकली यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है वो डिग्री ओरिएंटेड है, कि बस पर्सन को डिग्री मिल जाए, बात खत्म, फिर वो अपना खुद देखे, हम अपना देखेंगे, वो चीज होती है यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास जेंडर वाइज। सबसे बड़ा यही रीजन है कि लोग, मतलब एजुकेशन में तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एजुकेशन नहीं मिल पाती। क्यों, क्योंकि जेंडर वाइज फीमेल एनरोलमेंट रेशियो इज लो व्हेन कंपेयर टू द मेल एनरोलमेंट रेशियो। मतलब बेसिकली ये क्या है कि जो स्कूलों में जो बच्चे हैं उसमें फीमेल क्या है, बहुत कम है, और मेल क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, ड्रॉप आउट रेशियो ऑफ फीमेल टू इज हाई। और दूसरी चीज, अगर फीमेल्स है भी तो वो भी क्या कर देती है, ड्रॉप आउट कर देती है। मतलब उनकी फैमिली वगैरह उनको आगे कंटिन्यू नहीं करने देती पढ़ने के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो लोग स्कूल से। मतलब वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास रूरल, लो रूरल एक्सेस लेवल। द रूरल पॉपुलेशन हैज लेस एक्सेस टू एजुकेशन कंपेयर टू अर्बन। मतलब यहाँ पे क्या है कि दूसरा रीजन ये भी है कि जो गांव में जो फैसिलिटी दी जाती है एजुकेशन से रिलेटेड वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी शहरों में है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गांव के लोगों को एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाती। तभी तुमने देखा होगा कि गांव से लोग क्या होते हैं, बाहर से, बिहार से हो गया, यूपी से हो गया, दूर दूर से लोग क्या होते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए से, क्योंकि वहाँ के जहां से वो आए हैं वहां पे क्या कहते हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो बाहर स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सपेंसिव प्राइवेट एजुकेशन क्रिएट एंड इंक्रीज द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल ऑफ रिच एंड पुअर, वीकर सेक्शन रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल को, सिर्फ वही क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज पाते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल पुअर पीपल हैं वो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं,
एक्सक्लूडेड हो जाते हैं एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको पता है प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है वो अलग लेवल से प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड, बहुत ही अच्छे मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाता है। अब जो वीकर सेक्शन है कंट्री का, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वो पर्सन जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उनको ये सारी फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है एजुकेशन पे। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट रिमेन एज लो एज 4.5%। मतलब गवर्नमेंट जो टोटल खर्चा कर रही है किस पर, एजुकेशन पे, वो क्या है, 4 to 5% है। मतलब जितना भी वो बजट बनाती है, मान के चलते हैं 100 करोड़ का बजट बनाया तो 100 करोड़ में से 4% वो क्या करती है, एजुकेशन पे खर्चा करती है, बाकी सारा पैसा वो कहीं और लगाती है। तो इस वजह से भी क्या होती है, एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पाती। आगे बात समझ में? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। समझ में आ गया? हम्म। हम्म। अब ये चेंज नहीं होगा, आपका ये ब्लू टिक हो गया तो मतलब ये आपका आधार कार्ड से लिंक है, मतलब केवाईसी हो रखी है। अब आपका इसका नाम चेंज नहीं होगा। अब जो नाम चल रहा है ना वही चलेगा। या तो आप दूसरा पेटीएम बनाओ किसी और नंबर से अपना नाम डाल के, तो चेंज हो सकता है, लेकिन अब इस नंबर पे यही नाम चलेगा, नंबर भी चेंज नहीं हो पाएगा। क्या? केवाईसी हो सकती है शायद दोबारा से, ये आपको पता करना पड़ेगा, ये इस बारे में मेरे को पता नहीं है। शायद केवाईसी अगर एक बार हो जाती है तो शायद दोबारा नहीं होती, पता नहीं मेरे को। अच्छा, अगर हो जाता है तो सही बात है, करवा लो। अगर हो जाए तो फिर मुझे ही बता देना, मैं भी अपना करवा लूंगा केवाईसी अपना पेटीएम का, मेरा भी थोड़ा खराब हो रखा है नाम। हम्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी अब सीधी, ठीक है। ओके, बाय।